नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या वह राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय कर सकता है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143A के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर राय मांगी है। इन सवालों का संदर्भ सुप्रीम कोर्ट का बीते महीने एक सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक के लिए नहीं रोक सकते। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी सीमा से बाहर माना था। बताएंगे आपको कि राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए ये 14 सवाल क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री पहुंचे श्रीनगर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला जम्मू कश्मीर दौरा, सुरक्षा समीक्षा के साथ रक्षा मंत्री के दौरे के क्या है मायने, इस पर भी होगी बात। साथ ही होगी खबर कांग्रेस के भीतर के घमासान की। कांग्रेस ने कहा कि शशि थरूर ने लांघी है लक्ष्मण रेखा। कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग में क्यों उठे सवाल, बताएंगे। साथ ही होगी दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, ये भी दिखाएंगे। क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, साथ ही कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी खबरें। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। श्रीनगर में सैनिकों को संबोधन में पाकिस्तान पर जमकर बरसे रक्षा मंत्री। कहा, भारत माता के मस्तक पर प्रहार का जवाब पाकिस्तान की छाती पर वार से दिया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे देश को गर्व। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए 14 सवाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है मामला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में कई आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। यूएन की आतंकवाद रोधी समिति के सामने भारत ने पेश किए ठोस सबूत। टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी का खुलासा, पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब। और वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 20 मई को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के शहीदों को नमन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर का यह पहला दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। सैनिकों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, जवानों से बातचीत की, पाकिस्तान पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी ऐतिहासिक कार्रवाई है। आतंक के खिलाफ पीएम ने 2 टूक शब्दों में भारत को, दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि नहीं चलेगी एक साथ आतंक और बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बहुत साफ जम्मू कश्मीर पहुंच के श्रीनगर से पाकिस्तान को संदेश दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी भारत ने पाकिस्तान को कई संदेश दिए हैं। जहां एक तरफ आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करते हुए बड़े संदेश हैं, तो कई और ऐसे कदम हैं जो कूटनीतिक और एक तरह से रणनीतिक कदम हैं, जिनका भी एक बड़ा असर पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से लेकर आम जन पे देखा जा रहा है। उसमें सिंधु जल संधि है, जिसे भारत ने सबसे पहले एक तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हिंसा के बाद अगले ही दिन का एक बड़ा कदम था। सिंधु जल संधि को भारत ने अपनी तरफ से स्थगित किया था, जो कि एक बड़ा और कड़ा संदेश पाकिस्तान को था। आज जम्मू कश्मीर पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को आईएईए की तरफ से भी जिस तरह के निर्देश हैं, आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे पाकिस्तान। वहीं जम्मू कश्मीर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा समीक्षा भी की, साथ ही जवानों से मुलाकात की, जवानों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिन बातों को रखा उसमें सीधा निशाना पाकिस्तान की ओर था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में साफ कहा है कि भारत आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं करेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन में भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि 2 टूक शब्दों में ये कहा है कि भारत की नीति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादियों ने भारत के माथे पर वार किया, भारत ने उनकी छाती पर वार किया। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे, इसका भी एक आह्वान पाकिस्तान से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर से किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। और रक्षा मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे पर और बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता अश्विनी, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर स्थायी तौर पर स्थगित भले ही हो, लेकिन जहां एक तरफ इसके स्थायी होने के बाद पहला संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस से दिया, तो दूसरा संदेश आज पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्या मायने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहले दौरे को लेकर? और तो ऋतु अगर देखें तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में, राजनाथ सिंह करोड़ों देशवासियों में से एक आम भारतीय के रूप में वो पहुंचे यहाँ। उन्होंने आम नागरिक की तरह, रक्षा मंत्री की तरह 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से सेना के शौर्य को सलाम किया, उन्होंने अभिनंदन किया और साथ ही साथ निर्दोष जो लोग मारे गए थे पहलगाम में उनको भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। कश्मीर की आवाम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ की आवाम खड़ी रही। साफ तरीके से उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया पाकिस्तान को भी कि पाकिस्तान की कोई भी अगली आतंकी कार्रवाई हो, एक्ट ऑफ वॉर तो मानी ही जाएगी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदाराना देश को, जो कि बार बार गीदड़ भभकिया देता है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, आतंकवादी के साथ साथ वो परमाणु हमले की धमकी देता है, तो उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उसको ध्यान में उसको रखना चाहिए और उसको पाकिस्तान के हथियारों को अपनी निगरानी में लेना चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भय बिन होय न प्रीत, जैसा हमारे के डीजी ऑपरेशंस ने कहा था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरीके के विष का जो इलाज है वो विषी होता है, अगर रोग होता है तो उसको काटने के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है। दिनकर जी की पंक्तियों को उन्होंने उद्धृत किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति दाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत से आना। पाकिस्तान जैसे रोग नेशन को, दुष्ट नेशन को, आतंकवादी देश को उन्होंने साफ तरीके से ये ताकीद भी दी कि अपनी नीतियों में परिवर्तन करे, आतंकवाद के का पोषण वो बंद करे, नहीं तो भारत के प्रहार को सहने के लिए वो तैयार रहे। जी अश्विनी, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से आतंकवादियों के साथ एक सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है, आज त्राल में भी जो हुआ और इससे पहले शोपियां में हमने देखा, सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले 14 आतंकवादियों की एक सूची भी जारी की थी। उसमें से ये माना जा रहा है शोपियां में जो 3 आतंकवादी ढेर हुए वो उसी सूची में से थे। आज भी जो त्राल में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें भी 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। इस बीच रक्षा मंत्री का ये दौरा, सुरक्षा समीक्षाओं में क्या सामने आ रहा है? निश्चित तौर से ऋतु, अगर देखें तो ये स्पष्ट तरीके से कार्रवाई है। अगर ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है तो लगातार आतंकवाद के खिलाफ हमारा प्रहार घाटी में चल रहा है। आज त्राल में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इससे पहले शोपियान में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। यानी 48 घंटे के अंदर अगर आप देखें तो 6 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं और इनमें से वो आतंकवादी हैं जिनके नाम उन 14 सक्रिय आतंकवादियों में शामिल थे जो कि इस घाटी में अलग अलग जिलों में सक्रिय हैं। त्राल के अगर देखें तो अभी आतंकवादियों के पहचान होकर आधिकारिक रूप से इस बारे में जानकारी दिया जाना बाकी है, लेकिन आप ये मान के चलें कि जो इससे पहले शोपियान में जो मारा गया था शाहिद कुट्टे, वो भी उन 14 आतंकवादियों में था, लोकल कमांडर माना जाता था। यहाँ पे भी इस तरीके की अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि आसिफ शेख जो कि त्राल का आतंकवादी था, जिसका कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि पहलगाम हमले में भी उसने किसी तरीके की सहायता उपलब्ध कराई है, जो उसको भी शायद ढेर कर दिया गया है। अभी आतंकवादियों की पहचान आधिकारिक तौर से त्राल में नहीं कही गई है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो सारे 14 आतंकवादी जो घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उनमें से आज एक बड़ी उपलब्धि है, त्राल में भी 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। वो जैश-ए मोहम्मद से उनका संबंध बताया जाता है, जो या LET से बनाया जाता है, TRF जो कि उनका जो एक नकली संगठन है जो कि घाटी में स्थानीय रूप से आतंकवादियों को सक्रिय करता है, रिक्रूट करता है। तो अभी फिलहाल 3 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, उनकी पहचान उजागर होना बाकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा काउंटर टेरर मैकेनिज्म के तहत घाटी में कार्रवाई लगातार जारी है। शोपियान में भी 3 आतंकवादी ढेर किए गए। त्राल में भी आज सुबह जब से एनकाउंटर शुरू हुआ अब तक 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखें ऋतु की, इस समय राजनाथ सिंह खुद मौजूद है रक्षा मंत्री के रूप में। उन्होंने LG मनोज सिन्हा के साथ और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ, यहाँ के उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने समीक्षा बैठक के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की भी समीक्षा की है। सेना तो हमारी मुस्तैद सीमा पर है ही, BSF और LOC पर सेना और हमारे BSF के जवान लगे ही हैं, IB पर और LOC पर, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा है उसको भी और ज़्यादा मजबूत करने के क्या कुछ उपाय उठाए जाने हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की गई है। सीमा पर किस तरीके से हमको स्ट्रेंथन करना है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अन्य इंतजामात, उसको भी क्योंकि हम सीमा के गांव को सीमांत गांव नहीं पहला गांव कहते हैं, वहाँ भी क्या क्या कुछ और ज़रूरियात हैं, अन्य चीज़ें हैं, उनको भी किस तरीके से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर भी बातचीत हुई है। तो आंतरिक सुरक्षा, सीमा पर रहने वाले हमारे गांव और नागरिकों की सुरक्षा और साथ ही साथ पाकिस्तान के पोषित होने वाले यहाँ होम ग्रोन जो टेररिज्म है उसके एक एक गुर्गे को चिन्हित करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना, उनको ढेर करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो आप ये मान के चलिए कि भले ही अस्थायी तौर पर ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया गया है सीमा पर, भले ही कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन सीमा के अंदर, घाटी के अंदर आतंकवाद को पनाह देने वाले आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय आतंकवादी, ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल, इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। ऋतु जी, अश्विनी, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठकों में अभी और कौन कौन सी बैठकें शामिल हैं? राजनाथ सिंह जी की जो बैठक हुई है उसमें खुद LG मनोज सिन्हा मौजूद रहे, उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे थे, दोनों सैन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। खुद वहां से चलकर वो उन क्षेत्रों में गए जहां पर पाकिस्तान के जो हथियार थे और जो पाकिस्तान के एम्यूनिशन थे उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया, जो कि स्प्लिंटर्स और अलग अलग चीज़ें जो पूरी तरीके से डिफ्यूज कर दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने हौसला बढ़ाया अपने सैनिकों का। यहाँ की आंतरिक सुरक्षा समीक्षा के साथ साथ
सीमा की वर्तमान चुनौतियों और सीमा की वर्तमान सुरक्षा स्थितियों का जायजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें नॉर्दर्न कोर कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर 15 कोर के जो है लेफ्टिनेंट जनरल वो मौजूद हैं, क्योंकि बदामी बाग कैंट एरिया में उनका 15 कोर का ऑफिस है। और साथ ही साथ सैन्य अधिकारियों के साथ साथ यहाँ के अन्य जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो शीर्षस्थ नेतृत्व है और जो अन्य सुरक्षा अधिकारी हैं, अर्धसैनिक बल हैं, इन सब की एक समन्वित बैठक हो सकती है, जिस तरीके से यहाँ पर घाटी पर लगातार आतंकवाद निरोधी प्रक्रिया चल रही है। तो मकसद एकदम साफ है कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर अस्थायी तरीके से सीमा पार पर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया एक निश्चित और जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने हासिल किया, लेकिन अभी जो यहाँ काम किया जाना बाकी है सीमा के अंदर, किसी भी तरीके का संरक्षण देने वाले सीमा के अंदर, घाटी के अंदर किसी भी तरीके के सक्रिय आतंकवादी, उनको जो नेस्तनाबूद करने की प्रक्रिया है वो भी लगातार चल रही है और उसमें और गति आएगी रक्षा मंत्री के इस दौरे से। जी बिल्कुल अश्विनी, आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें और गति आएगी कि कश्मीर के भीतर जिस तरह से आतंकवादियों को शरण या पनाह दी जा रही है, वो जो तमाम मॉड्यूल्स हैं उनको ध्वस्त करने पे काम हो रहा है। आप इस समय लाल चौक पे मौजूद हैं अश्विनी। पहलगाम की घटना के बाद से अभी, जब भारत ने पाकिस्तान को एक तरह से पहलगाम की घटना के अंजाम के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक बड़ा जवाब भी दे दिया है, उसके बाद घाटी में अगर हम पूछें कि पर्यटन की स्थिति कैसी है, क्या वो सब बेहतर की तरफ होता बढ़ रहा है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी एक अर्थव्यवस्था कश्मीर की और घाटी के पर्यटकों पर निर्भर करती थी। जी निश्चित तौर से ऋतु, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं घाटी के पर्यटन और यहाँ पर लोगों का आना धीरे धीरे सामान्य होगा, इसकी अपेक्षा घाटी के लोग भी कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन भी कर रहा है, सुरक्षा के अचूक इंतजाम भी किए गए हैं। जो दृश्य घाटी से जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सबको आकर्षित करेंगे घाटी की तरफ। ऋतु, आज अब से थोड़ी ही देर पहले 11 बजे के आसपास इसी लाल चौक पर हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा थामे हुए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, और साथ ही साथ एक नया नारा आज मैंने सीखा कि ये नव भारत का जलवा है, पाकिस्तान में मलबा है। नए नए तरीके से लोग अपने उद्गार यहाँ पर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से पाकिस्तान को यहाँ पर आईना घाटी के अवाम ने दिखा दिया है। हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य से पाकिस्तान को मुंह की खानी तो पड़ी ही है, पाकिस्तान की कमर तो टूटी ही है। घाटी से जो दृश्य जा रहे हैं, घाटी से जो बुलंद आवाज़ जा रही है, घाटी से जो समर्थन जा रहा है, देश के हर सेंटीमेंट के साथ जुड़ा हुआ घाटी का जो सेंटीमेंट है, ये उन लोगों को भी साफ तरीके से सीमा पार भी, पाकिस्तान में भी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए कश्मीर की तरफ आंखें गड़ाए गिद्धों को भी ये दृश्य बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घाटी की तरुणाई अंगड़ाई लेकर खड़ी हुई थी। थोड़ी देर पहले लोग यहाँ पर झंडा लिए घूम रहे थे, ऐसे लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे जो कहते थे कि घाटी में तिरंगा थामने वाले नहीं मिलेंगे। आज घाटी का एक एक इलाका, लाल चौक, अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा, शोपियान, हर हाथों में तिरंगा लिए नौजवान घाटी को तिरंगे से पाट दिया है लोगों ने। भारत माता की जय बता रहे हैं। ये दक्षिण कश्मीर के वो जिले हैं, बिल्कुल दक्षिण कश्मीर के वो जिले हैं जहां कभी कट्टरपंथ की आवाजें बुलंद हुआ करती थी। आज तिरंगा यात्रा के साथ भारत के एकजुट होने और पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब देने की आवाजें बुलंद हो रही हैं, जिसका संदेश साफ पाकिस्तान तक भी पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी पूरी जानकारी के लिए। और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की कूटनीतिक गतिविधियों तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार की एक तकनीकी टीम ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267वें सेक्शन कमेटी की मॉनिटरिंग टीम और कई साझेदार देशों के साथ अहम बैठकें की। टीम ने बैठक में आतंकवादी संगठन TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट और लश्कर-ए-तैयबा की पहलगाम हमले में संलिप्तता से जुड़े सबूत सौंपे। इसके साथ ही पाकिस्तान की संभावित संलग्नता से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। इस टीम ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की। यूएनओक्ट और CTED के प्रमुखों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की। बैठकों के दौरान भारत और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच चल रहे सहयोग पर भी चर्चा हुई। खासकर सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधक प्रस्तावों और संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति के क्रियान्वयन के सिलसिले में बातचीत हुई। इसके अलावा भारत द्वारा 2023 में आयोजित दिल्ली घोषणा पत्र के अंतर्गत चल रही पहलों पर भी चर्चा हुई। जहां ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश गर्व कर रहा है, वहीं कांग्रेस में इसको लेकर आपसी कलह जारी है। कांग्रेस पार्टी वर्ग के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को लेकर फिर असहज हो गई है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि शशि थरूर ने सीज फायर पर लगातार टिप्पणी कर लक्ष्मण रेखा लांघी है।
पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि कांग्रेस से एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। दरअसल थरूर ने सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारत की एयर स्ट्राइक की तारीफ की थी। इसी के साथ थरूर ने सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे दावे का भी कड़ा विरोध किया है। ये बात थरूर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बाद कही गई। सूत्रों ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि बैठक के दौरान पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के रुख को स्पष्ट करने का समय है। थरूर की टिप्पणियों के पार्टी के रुख से अलग होने के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ये उनकी राय है। जब थरूर बोलते हैं तो ये पार्टी के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता। थरूर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो पार्टी के रुख से अलग है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कितने हुए? 8,400। बड़े कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की मंजूरी के लिए समय सीमा तय कर सकता है? ये सवाल आज फिर एक बार हम सबके सामने खड़ा हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143A के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। तमिलनाडु विधानसभा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए विधेयकों पर फैसले के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के 8 अप्रैल के फैसले पर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इस पूरी खबर पे हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथी संवाददाता विकास सारथी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ संजय चड्ढा साहब जुड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है। विकास, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। ये एक तरह से 14 सवाल, एक अहम सवाल है। 8 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा था। हालांकि एक तरह से राष्ट्रपति ने राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कई सवाल पूछे हैं। क्या मायने, क्या संदर्भ हम जानते हैं, लेकिन किस तरह से इसे देखा जा रहा है? क्योंकि ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राष्ट्रपति ने उन ताकतों को एक तरह से स्पष्टीकरण, खुलासा या प्रावधानों के भीतर जो ताकतें हैं उन पर एक तरह से एक सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल, देखिए, ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस हैं काफ़ी कम मामलों में भेजे जाते हैं। ये तब भेजा जाता है जब केंद्र सरकार को लगता है कि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्टता नहीं है या कोई फैसला बड़े लोकहित से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जब ये फैसला 8 अप्रैल को आया था, उसके बाद से ही लगातार खासतौर से कुछ ज्यूरिस्ट की ये राय थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं और राज्यपाल के जो अधिकार हैं उनको अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, जो कि संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। खासतौर से राज्यपाल के लिए 1 महीने का समय निश्चित करना और राष्ट्रपति के लिए 3 महीने का समय निश्चित करना कि वो किसी बिल पर या तो अपना फैसला दें, अगर उसे रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करें, मंजूरी देते हैं तो मंजूरी दें, और अगर वो उसको लेकर के कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी वजह भी बताएं कि आखिर उनको एक्स्ट्रा टाइम या अतिरिक्त समय क्यों चाहिए। तो इन प्रावधानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो ये बातें कही गई थी, लगातार ये ज्यूरिस्ट सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्या इसको दखल नहीं माना जाए एग्जीक्यूटिव के कामकाज में।
अब यहाँ पर जो 14 विषय हैं उनमें जो शुरुआत की गई है वो इस बात से भी शुरू की गई है कि एक ट्रेंड ये भी आया है कि कई राज्य आर्टिकल 131 की जगह 131 की जगह आर्टिकल 32 के तहत, जो कि मौलिक अधिकार के दायरे में आता है, जिसका अक्सर जनहित याचिकाएं जिस आर्टिकल के तहत दायर की जाती हैं, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में आकर के लिटिगेशन की मांग करते हैं केंद्र के खिलाफ। तो जब आर्टिकल 131 के तहत प्रावधान है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? दूसरा, ये कहा गया है रेफरेंस में कि आर्टिकल 200 जो है, जिसमें राज्यपाल के पास शक्तियां हैं किसी विधेयक पर निर्णय लेने की, क्या वो पूरी तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे? उनका कोई अपना डिस्क्रिशन नहीं है? यही आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के लिए जो प्रावधान है कि वो उनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है किसी बिल पर निर्णय लेने के लिए। तो ये फैसला इनसे सीधे सीधे कॉन्ट्ररी है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या सुझाव देता है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर, ये यहाँ पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। 14 विषय हैं। मुख्य तौर पर तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर के बात की गई है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 131 के इंटरप्रिटेशन को लेकर के बात की गई है। हम देखें तो 2012 के बाद ये एक बड़ा ऐसा मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। इससे पहले 2012 में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था और ये कहा था कि उसके फैसले में कोई अस्पष्टता नहीं है। उसके लंबे समय के बाद अब एक बार फिर ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है, और इसको ज्यादातर जूरिस्ट मान रहे हैं कि ये वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट की खासतौर से 2 जजेस की बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को इंटरप्रेट किया है, वो भी एक तरीके से एक सवालों के दायरे में है, क्योंकि कम से कम 5 जजेस की एक पीठ होनी चाहिए थी जो इस तरह से इसको इंटरप्रेट करती। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 12 साल बाद एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जिस तरह से संविधान ने सभी संस्थाओं को और संवैधानिक पदों को एक अपनी शक्ति दी है और सीमाएं तय की हैं, उसके तहत इस तरह का टकराव किसी भी लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल का फैसला था, उस फैसले ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब ये 14 सवाल क्या किसी तरह की स्पष्टता देने जा रहे हैं इस मामले में? सीजीआई गवाही के लिए मुझे लगता है पद संभालने के बाद ये एक बड़ी एक तरह से एक चुनौती दिखाई दे रही है। ऋतु जी, ठीक कहा आपने। आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय के लिए एक चुनौती तो नहीं कहूंगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है उनके लिए कि जब उनको एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अवधारणा करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, और वो इन जो 14 मुद्दे अभी हमारे बंधु भी बता रहे थे, उन 14 मुद्दों पे अपना विचार कोर्ट जो है देगी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई पहली बार नहीं है। आर्टिकल 143(1) में प्रेसिडेंट के पास ये अख्तियार है, उसके पास ये अधिकार है कि वो पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कोई भी लीगल इशू पे या कोई ऐसा इशू जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, उस पे क्लैरिफिकेशन। क्योंकि ये देखिए, 2 तरीके के अधिकार होते हैं। या तो अटॉर्नी जनरल से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं अटॉर्नी जनरल, या तो उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जिसके तहत पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू और लीगल इश्यूज में क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो ये आज प्रेसिडेंट रेफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट 8 अप्रैल को, और मुझे याद पड़ रहा आप ही के साथ में इसी कार्यक्रम में जुड़ा था इस संदर्भ में। उसमें ये हुआ था कि क्योंकि ऐसा प्रायः देखा गया, देखिए ये पृष्ठभूमि बहुत अनिवार्य है जानना, कि कई बार राज्यपाल जो हैं जो बिल्स पास होते हैं उस पे काफी समय तक बैठे रहते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 200 और 201 में, उसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहली ऑप्शन कि जैसे ही कोई बिल आए उसको आपको स्वीकार करके वापस भेजना है। अगर ये नहीं हो रहा तो दूसरे में आप वापस भेज सकते हैं अपने सुझाव देके, और तीसरी ऑप्शन होती है कि अगर फिर वापस आ जाए तो आप प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। अब इसमें लेकिन टाइम लिमिट नहीं है। आर्टिकल क्या कहता है? एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इसको वापस भेजिए प्रेसिडेंट, मतलब असेंबली के पास, जिससे कि लॉ बन सके। यहाँ पे क्या हुआ, उस पृष्ठभूमि में जहां पे 10 जो लॉ थे, तो वो तमिलनाडु के गवर्नर साहब उस पे ना असेंट दे रहे थे, और कुछ एक उन्होंने बिंदुओं को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया था। तो एक काफी समय
निकल गया। लेकिन संजय जी 14 सवालों में जो एक बड़ा सवाल जहां आपने 200 अनुच्छेद 200 का जिक्र किया है, राष्ट्रपति के 14 सवालों में दो चीजें बहुत साफ है। क्या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा है, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लागू की जा सकती है और प्रयोग का तरीका निर्धारित किया जा सकता है? सवाल तो यही है, सवाल तो यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट करेगा? देखिए प्रावधान दिए गए हैं। आपका जवाब लेती हूँ, फिर मैं विकास के पास भी रुक करूंगी। इस पे चाहूंगी कि आप क्या इस पे कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ रितु जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में, कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, अब कहां से इंटरप्रिटेशन आएगी? वो इंटरप्रिटेशन के कितना समय होना चाहिए? क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन और विधिवत कहते हैं, जो विधि ज्ञाता है, वो यही कहते हैं कि एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अब वो रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि कई हमने देखा बिल्स एक साल से भी पेंडिंग है। तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना विवेक से बोल रहा हूं, कि एक समय सीमा, इसका वेलकम भी बहुत ज्यादा लोगों ने किया है, सरकार ने भी उसको अच्छे पक्ष से लिया। लेकिन क्या है कि कई जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है, उनसे इसमें द्वंद्व आ जाता है। जैसे कि दो चीजें मैं आपसे बताऊं, जो गवर्नर की और प्रेसिडेंट की जो अपना विवेक है, उसका क्या होगा? क्या उनका जो निर्णय है उसको आप जुडिशियल रिव्यू के लिए खोल सकते हैं? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत अहम बात है, क्या इस बिना गवर्नर के अप्रूवल के सुप्रीम कोर्ट 10 एक्ट्स जो कि बने थे तमिलनाडु के, उनको अप्रूवल दे दिया था? क्या वो लॉ हैं? ये एक बड़ा भारी क्वेश्चन है भाई। क्या वो 10 एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर नहीं दे रहा, तो ऑन इट्स ओन स्वतः अपने आप इनको अप्रूवल हो गया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के जो विशेष जब बना था, उनकी ये आशाओं के अनुरूप है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में निहित प्रोविजंस के तहत ये नहीं है। विकास, इसलिए ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है जी, बहुत वेलकम स्टेप है और हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। रितु जी, आपके माध्यम से बता। विकास, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस हैं, कभी अगर मान ले इस तरह की कोई गतिरोध या फिर इस तरह की एक तरह से किसी तरह के टकराव, और गतिरोध तो सही शब्द नहीं कहा जाएगा विकास, शायद कि एक दूसरे का संदर्भ या सहायता लेने की जरूरत हो, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सके। लोकतंत्र में कई ऐसे बड़े फैसले होते हैं, कई ऐसे मौके होते हैं, लेकिन क्या ये जो इस पूरे मामले ने जो एक तरह से एक मोड़ लिया है, ये इसको आप क्या देखते हैं? आप इसको टकराव देखते हैं? आप इसको आने वाले समय के लिए कोई एक बड़ी व्याख्या होने की तरफ देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखे जाने की जरूरत है, कि ये जो इसकी भाषा भी आप देखें तो प्रेसिडेंट सवाल नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट सुझाव मांग रहे हैं। प्रेसिडेंट ये जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जो होगी उसका क्या मानना है, क्योंकि ये इसमें जो भी क्लैरिफिकेशन आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो आगे आने वाले दिनों में एक व्यवस्था भी दे सकता है, अगर दोनों लोग उस पक्ष पर राजी हो जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वो ये भी है कि बिल्कुल जो गवर्नर अगर किसी चीज को पेंडिंग रखते हैं, कई यूरिस्ट का ये मानना था कि आप केस टू केस भी जा करके निर्णय दे सकते हैं। जैसे तमिलनाडु के मामले में अगर गवर्नर डिले कर रहे थे, तो उस स्पेसिफिक इशू को एड्रेस सुप्रीम कोर्ट कर सकता था और इस पूरी कवायद से बचा जा सकता था, जिसके चलते ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है। यानी आप एक जनरल डायरेक्शन ना दे करके केस टू केस पर्टिकुलर तब भी इस चीज। बिल्कुल विकास, क्योंकि कई ऐसे विधेयक हैं जिनका सीधा संबंध आंतरिक सुरक्षा या देश की सुरक्षा से, राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या राज्यपाल जो फैसला लेंगे या राष्ट्रपति जो फैसला लेंगे, उस पे इस तरह की टिप्पणी या सुप्रीम कोर्ट का एक कदम आगे जाके इस तरह के फैसले देना, क्या कहीं ना कहीं डिक्टेट करना नहीं माना जाएगा क्या? देखिए, इसमें जो एक चीज जो है जिसको हम बात कहें कि जिसको टाला जा सकता था, यानी इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जरूरत नहीं आती अगर सुप्रीम कोर्ट अगर एनॉमली है कहीं कहीं पर राज्य सरकार और गवर्नर के बीच जो जिस तरह का संवाद होना चाहिए वो नहीं है, या गवर्नर के एक्शंस कहीं रुकावट डाल रहे हैं असेंबली के काम में, तो स्पेसिफिक उसी केस पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सकता है। जैसे कि आप राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था को ले लें, कई दशकों से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा कि राज्यपाल ने अपने डिस्क्रिशन का दुरुपयोग किया, मेलाफाइड इंटेंशन से किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन आर्टिकल्स को लेकर के कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दे दी जिसको ये कहा जाए कि उसने अपने
दायरे से बाहर जाकर के इंटरप्रिटेशन किया है। तो क्या इसमें भी ऐसा किया जा सकता था? अगर आप हर बार राष्ट्रपति शासन के मामलों को अलग अलग बार देखते हैं और एक व्यवस्था देते हैं, तो क्या ऐसा इस मामले में भी किया जा सकता है? संजय जी से इस पे एक जवाब लेते हैं। संजय जी, देखिए, विकास ने बहुत साफ कहा कि इस तरह की व्यवस्था देना अपने दायरे से बाहर होते हुए कुछ सवाल खड़े करने हैं, और वो भी ऐसे सवाल जो संवैधानिक पदों को लेकर सवाल खड़े किए जाएं। संविधान के भीतर की जो ताकतें हैं, जो निर्देश हैं, जो तय किए गए हैं, उन पर एक सवाल होता हो। क्या इससे बचा जा सकता था? मैं दोनों पक्ष हैं, बचा भी जा सकता था निश्चित तौर पे। और एक और बड़ा गंभीर प्रश्न भी है यहाँ पे, वो ये है कि क्या दो जजीय बेंच, दो जज थे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं थी, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ना होना और फिर इस तरह का जजमेंट करना, क्या क्योंकि उन्होंने अवलोकन तो कॉन्स्टिट्यूशन का किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का होना आवश्यक था कि नहीं, ये भी एक प्रश्न उठेगा। और जब ये 14 बिंदुओं का जवाब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देगी तो उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा जो अर्लियर जजमेंट है 8 अप्रैल का, जिसमें 2 जजेस इन्वॉल्व थे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इसको परोक्ष रूप से हमारे राष्ट्रपति ने नहीं रखा है, लेकिन ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन है। जी संजय जी, लेकिन सवाल अनुच्छेद 143 से ही एक तरह से प्रारंभ होता है, सारे संदर्भ वहीं से शुरू होते हैं। आज जितना जो 14 सवाल किए गए हैं उनके उसके आलोक में भी अनुच्छेद 143 ही है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के आलोक में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की आवश्यकता है? जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए या अन्यथा सुरक्षित रखता है तो सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी होगी क्या? ये प्रश्न जो है पिछले जजमेंट में, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन 14 सवालों पे तो अपना जवाब या अपना संदर्भ देगा ही, लेकिन क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं इसलिए हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जनता नहीं जानती, जो ताकतें विभाजित हैं सबके लिए, संवैधानिक पदों पर और संवैधानिक संस्थाओं के लिए, उसके बीच का ये जो एक तरह से एक टकराव, एक गतिरोध जो पैदा हो रहा है, आखिर हो क्यों रहा है? देखिए, ये निश्चित तौर पे ये प्रश्न तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इशू है। ये 8 अप्रैल वाले जजमेंट से रिलेटेड नहीं है। 8 अप्रैल का जजमेंट से थोड़ा सा ऊपर हटके है, क्योंकि क्या जो प्रेसिडेंट ने अगर निर्णय दिया वो भी जो है उसको भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तमाम प्रश्न भी इसके पार्ट है। तो निश्चित तौर पे ये 14 प्रश्न जो है जिनको समावेशित करके राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जब इस पे निर्णय आएगा तो वो पिछली सारी जो इसमें डिफरेंट जजमेंट्स हैं उन पे ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा और वो एक परिपक्वता, मजबूती और स्पष्टता प्रदान कर देगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और विकास आपका भी, इस पूरी खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 प्रश्न, जो 14 एक तरह से प्रश्न किए हैं, तमाम संवैधानिक शक्तियों को जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को मुहैया कराई गई हैं, उसको लेकर जो एक जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उससे संबंधित ये तमाम प्रेसिडेंट्स प्रेफरेंसेस और 14 प्रश्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका भी और संजय आपका भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री खाद्य निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरे समुद्र में मछली पालन क्षेत्र में प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है।
भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 उग्रवादियों को मार गिराया है। इस बारे में भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि म्यांमार सीमा पर चंदेल जिले के खेंगजॉय तहसील के न्यू समतल गांव के पास सशस्त्र कैडरों की आवाजाही की विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ये नहीं आ रहा है। स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स यूनिट ने कल एक ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सैनिकों पर उग्रवादियों की ओर से फायरिंग की गई। इसके बाद असम राइफल्स की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में 10 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। यह ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का लाल आतंक अपने खात्मे की ओर है। राज्य के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सुरक्षा बल के जवानों को मिशन 2026 के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कुरेगुट्टा की पहाड़ियों पर 21 दिन तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराया और उनके गढ़ को तबाह कर दिया है। इस ऑपरेशन में कई बड़े नक्सली मारे गए हैं, जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम था। इस कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लिखा कि सुरक्षा बलों की यह सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही ये भी बताया कि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और बस्तर में चल रहे नक्सली विरोधी ऑपरेशन को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से डीडी न्यूज के साथी संवाददाता सुमेश पटेल ने बात की। आइए सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, कई नक्सली मारे गए हैं, नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में आधुनिक सामान भी मिला है। करेगटालू पहाड़ के ऊपर बहुत लंबे समय से नक्सलियों ने अपना गढ़ बनाया हुआ था। उस गढ़ को सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर ध्वस्त किया है। ये ऑपरेशन लगभग 20 दिन चला। इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ के कर्मी शामिल हुए थे। इस ऑपरेशन के अंत में अभी तक हम लोगों को 31 शव बरामद हुए हैं, जिनमें से कि 28 की पहचान कर ली गई है। आज सूचना के अनुसार और भी कई नक्सलियों की मृत्यु हुई है, जिनके शव बरामद करने की हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। 35 बंदूकें बरामद हुई हैं अलग अलग तरह की, जिसमें कि बड़ी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली बंदूकें भी हैं। बहुत बड़ी संख्या में एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में बीजीएल शेल्स रिकवर हुए हैं, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए हमेशा यूज़ किए जाते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 450 आईडी हम लोगों ने डिफ्यूज़ किए हैं और डिस्ट्रॉय किए हैं। बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है और मुझे इस लगता है कि इस ऑपरेशन के बाद अब हम लोग जिस तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, तो माननीय गृह मंत्री जी का जो प्रतिज्ञा है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से भारत को मुक्त कर देंगे, उसको हम लोग हर हालत में अचीव करेंगे। सर, ये अब तक का सबसे बड़ा इंटरनल नक्सल ऑपरेशन है। और दूसरा जो मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा, उसकी उस इलाके में भी सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए हैं। हम लोग तो हर उस जगह जाएंगे जहां नक्सल होंगे और उनको ध्वस्त करेंगे। और आने वाले समय में जितने भी नक्सली हैं, या तो वो सरेंडर करेंगे या उनको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। ये थे सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे। अपने इस कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बीजापुर, छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। कोर्ट ने कहा है कि तब तक वक्फ की कोई प्रॉपर्टी डिनोटिफाई नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने वक्फ मामले में शीर्ष अदालत द्वारा पहचाने गए 3 मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल किया है। केंद्र द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं, वह कुछ समय के लिए प्रभावी नहीं होंगे। यथास्थिति बनी रहेगी। एसजी ने भी आश्वासन दिया कि कोर्ट को दिए सरकार के आश्वासन पर अमल होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने संक्षिप्त नोट तैयार किया है जिसे हम एसजी तुषार मेहता से साझा कर सकते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अदालत द्वारा पहचाने गए 3 मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल किया है। एसजी ने आश्वासन दिया कि कोर्ट को दिए सरकार के आश्वासन पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट में एसजी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम की सुनवाई टाल दी गई है। और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहलगाम में आज एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। पहलगाम का ये नज़ारा आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए जिन्होंने तिरंगे के साथ मार्च करते हुए आतंकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। जो यहाँ पे हमने रैली आज की है, ये उन दरिंदों को जिन्होंने कायराना हमला किया है, जिन्होंने दरिंदा हमला किया है, जिन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है, उनको एक जवाब है। ये कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हम ये उन टूरिस्ट को दावत देते हैं इस रैली में कि आप यहाँ पे आ जाए। कश्मीर आपका है, पहले हम यहाँ पे खड़े हैं, बाद में आप। जब आप पे कोई आँच आएगी पहले हम आएंगे, बाद में आप। ये रैली इसी के लिए हम उनके लिए वेलकम करते हैं। जो भी हमारे दुश्मनों को जवाब मिला है उससे हम खुश हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी खुशी छीन ली है, जिस खुशी में हम थे, हमको मुसीबत में डाला है, उन दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी हमारे फौज ने उनको बलियामेट किया। आज हमारी बहनों का जो सिंदूर हमसे छीना गया था, उनका बदला हमारे फौज और हमारे पुलिस और हमारी आर्मी ने ले लिया है। आज पहलगाम के गोरेबान, टैक्सी ड्राइवर, होटलिन बड़े खुश है। आज हिंदुस्तान को बताते हैं कि पहलगाम के 9 गांव हिंदुस्तान के साथ है, फौज के साथ है। वहीं श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लाल चौक में गर्व का सैलाब नजर आया। जहां कभी डर का साया होता था, वहां आज देशभक्ति की रोशनी फैली हुई है। भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम करते हुए आम लोग सड़कों पर उतरे हैं। लोगों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। अब पूरी दुनिया देख रही है भारत का बदला हुआ रूप। देखिए श्रीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट अश्विनी मिश्र की। ये ऐतिहासिक तस्वीरें लाल चौक से है, श्रीनगर के लाल चौक से, जहां हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय बोलते हुए पहुंचे हैं ऑपरेशन सिंदूर का खैर मकदम करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, हजारों की संख्या में नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग सब पहुंचे हैं सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय को सलाम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। जी, हम जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बड़ा कामयाब हो गया और यहाँ हिंदुस्तान के लोगों में एक खुशी आ गई और पाकिस्तान को जवाब मिला। पाकिस्तान को हमें खत्म करना है, उसको किसी के काबिल नहीं रखना। वो कटोरा लेकर भी खुद मांग रहा है और हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। उसका जवाब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है। जी, आप क्या कहेंगे, कैसे सेना को सलाम करेंगे, कैसे? बिल्कुल, ये देख लीजिए आप, ये कश्मीर का हर एक युवा है, ये कश्मीर का हर एक सिटीजन है जो इस वक्त हमारी सेना, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि जो उन्होंने पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का जवाब दिया
ये सारा उसका परिणाम है। यहाँ जश्न मनाने के लिए युवा पहुंचे, हर व्यक्ति पहुंचा है। आपके मन के क्या उद्गार है? पाकिस्तान को माकूल जवाब मिला है। हमारा बस एक ही अब इच्छा है, हमारी कश्मीर की इच्छा। हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारा हिस्सा पार है, पीओके जिसको कहते हैं, वो जल्द से जल्द इसके साथ मिलाया जाए। किस तरीके से अलग अलग उद्गार है, उनसे हम जानना चाहेंगे। कभी बयान आया था कि लोग तिरंगा उठाने के लिए इस घाटी में नहीं होंगे, आज हम देख रहे हैं घाटी तिरंगे से पटी हुई है। देखिए, एक आतंकवाद था जिसकी वजह से दंगे, वो आतंकवाद मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और ये कश्मीर की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। यहाँ पे एक कश्मीरी नहीं, यहाँ पे एक हिंदुस्तानी खड़ा है। एक एक घर में एक एक हिंदुस्तानी खड़ा है और ये नारा हमारा बुलंद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बड़ी संख्या में केवल नौजवान ही नहीं, बड़ी संख्या में खवातीन भी पहुंची है, महिलाएं भी पहुंची है, हाथों में तिरंगा लिए हुए, ये बदलते हुए कश्मीर की निशानी है। आतंकवाद ने दम देखा है, दुनिया ने दम देखा है, आतंकवाद ने झेला है। नव भारत का जलवा है, पाकिस्तान में मलबा है। क्या कहेंगे, क्या कुछ उद्गार है हाथों में? हम देख रहे हैं कि हाथों में तिरंगा खाने खवातीन भी आई है। मेरी जान हिंदुस्तान, मोदी तेरे देश में इनकलाब, मोदी तेरे देश में इनकलाब आएगा। और ये इनकलाब की निशानी है, ये इनकलाब का दहाड़ है, ये इनकलाब की पहचान है कि किस तरह हाथों में तिरंगा थामे हजारों युवा, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते हुए, हमारी जान है तिरंगा, वो प्रणाम कर रहे हैं, वो सलाम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर। और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। राजस्थान में भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश की सेना, देश के सैनिकों, वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। जिस तरह की देश में स्थिति बनी थी और देशवासियों के मन में जो एक ज्वार था, वो हमारे सैनिकों ने सटीक बता करते हुए, और आपने देखा कि उन आतंकी अड्डों पर उनके जो बने हुए थे पाकिस्तान में, किसी भी और व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। और हमारी सेना ने और हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिस तरह के मिसाइल के द्वारा उनके जो अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया, मैं हमारी देश की सेना को मैं सलाम करता हूं। जिस तरह से हम पे अटैक हुआ, हमारे निर्दोष नागरिकों पे अटैक किया पाकिस्तान ने, टेरर अटैक किया, उसके बाद हमने उनके टेरर कैंप्स पे अटैक किया। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने लगातार हम पे हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो सब असफल हुआ, उनको हमने सफल नहीं होने दिया। हमारे सैनिक बल, हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से उनका जवाब दिया। बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज आखिरी दिन है। आज ये खेल समाप्त हो जाएंगे। इन खेलों का समापन समारोह शाम पटना में आयोजित हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला और टीम पहले स्थान पर मौजूद है। वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा की टीम है। मेजबान राज्य बिहार भले ही टॉप 10 में जगह बनाने में सफल ना रहा हो, लेकिन टीम का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहतरीन रहा है। प्रतियोगिता के आखिरी दिन कुश्ती के मुकाबले भी आयोजित होंगे, जहां 7 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। वहीं जिम्नास्टिक्स के खेल में उत्तर प्रदेश के हर्षित ने शानदार प्रदर्शन किया और इस जिम्नास्ट ने 4 स्वर्ण पदक हासिल किए, जिसमें 3 स्वर्ण पदक रहे। आज पटना में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन है। आज शाम को समापन समारोह में ये खेलो इंडिया प्रतियोगिता समाप्त होगी। पहली बार बिहार में आयोजित हो रही है ये प्रतियोगिता। हालांकि अंक तालिका में बिहार के अंक बहुत बेहतरीन नहीं हैं, शुरू के 10 नंबरों में वो शामिल नहीं हैं, लेकिन अपने पिछले प्रदर्शन से काफ़ी बेहतर हैं। खिलाड़ियों को बड़े मौके मिले हैं
खेलो इंडिया प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए। उधर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया ने माना है। देखिए कुछ बेहतरीन दृश्य और हमें दीजिए अनुमति मिड डे प्राइम में।